Hello everyone, welcome to our channel. So now today's my topic is differential equation और इसमें हम दोनों टॉपिक को कवर करेंगे ODE एंड PDE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बेसिक से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। वो किस टाइप के बनेंगे वो अभी मैं साथ के साथ ही यहाँ पे बताती हुई चलूँगी आपको। तो देखते हैं यहाँ पे नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हैव टू टाइप्स। नंबर 1 तो होगा ODE एंड नंबर 2 होगा PDE, मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और PDE का मीनिंग होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा ODE में PDE में वो यहाँ देखते हैं कि इफ़ y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स अगर केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स हैं किसी इक्वेशन में, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं हम PDE पे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि ये कि लिखा हुआ है कि z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो दिस z इज ए डिपेंडेंट एंड इट इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड है, x एंड y पे। सो दीज x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब यदि कोई इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स लिखे हों, तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल del z बाई del x प्लस del z बाई del y इक्वल टू 0, ये एक यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, सो हम इसलिए इसको बोलते हैं इट इज़ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंगल वेरिएबल भी हो सकते हैं, इनके हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस हमें देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी। क्लियर। फिर अब हम आते हैं टाइप्स पे। तो केवल ODE के दो टाइप्स होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। PDE का कोई टाइप नहीं होता। तो हम इसके दोनों टाइप्स को डिस्कस करते हैं और इस पे आता है क्वेश्चन बेसिकली तो कि कोई भी 4 एग्जांपल दे देंगे, इसमें तो कौन सी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन मेंशन कर रखी है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैं अंडरलाइन करती जाती हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है, in which the dependent variable and all its derivatives occur in first degree and no product of dependent variable and derivatives। ठीक, ये 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है बस। then it is said to be linear differential equation, otherwise non linear differential equation। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जो इसके डेरिवेटिव्स हैं उनकी क्या जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 फर्स्ट डिग्री, एंड नो प्रोडक्ट, और उनके ना तो कोई प्रोडक्ट होने चाहिए, किसके, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के एंड उसके डेरिवेटिव्स के। अगर ऐसा होगा तो फिर वो बनेगी नॉन लीनियर, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो बनेगी लीनियर। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं। तो जैसे कि नंबर 1, ये नंबर 1 एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें क्या चेक करना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहाँ लिखा हुआ है, केवल यहाँ लिखा हुआ है, इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो यस, ये 1 कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है। अब नंबर 2 कि जो डेरिवेटिव्स हैं उसकी डिग्री पे 1 होनी चाहिए, कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो डेरिवेटिव यहाँ पे वो बस केवल एक ही लिखा हुआ है, ये वाला। अब इसकी डिग्री, तो डिग्री क्या होती है वो तो अभी मैं आपको आगे बताऊँगी, ऑर्डर और डिग्री। दैट में डिग्री का मीनिंग इनकी पावर्स, जो डेरिवेटिव्स की पावर्स होंगी वो आपको देखने की वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ इस डेरिवेटिव की पावर 1 है, 1 होने का मीनिंग है इट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसे बोल देंगे कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, अब नंबर 2 पे आते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, बट ये मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव से, और हमने क्या बोला, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव। सो इस वजह से ये बनेगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे इनका प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फिर ये वाले एग्जाम्पल में आते हैं। तो इसमें ये जो डेरिवेटिव है इसकी डिग्री 1 है, तो फर्स्ट डिग्री का है, यस। बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी आ रही है, 2। ये लिखा हुआ y² x इक्वल टू e⁻x। तो 2 डिग्री होने की वजह से ये वापस से बनेगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर।
तो इनमें से एक तो था लीनियर, बाकी दो थे नॉन लीनियर। अब ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ देख लेते हैं। ये तो दोनों लीनियर के हैं। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डिग्री है वो कितनी है 1, और जो डेरिवेटिव उसकी डिग्री भी 1 है, और कोई प्रोडक्ट नहीं है। सो इट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल डिग्री 1 और कोई प्रोडक्ट नहीं है, और जितने भी डेरिवेटिव्स है सबकी डिग्री 1 है। सो इट इज़ ऑल्सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से करने होंगे आपको क्वेश्चन। तो बस आपको अगर डेफिनेशन क्लियर है तो फिर कोई सा भी एग्जांपल आपके सामने आ जाए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लीनियर कौन सी और नॉन लीनियर कौन सी है। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, कुछ क्वेश्चन अभी मैं नेक्स्ट पेज पे भी दे देती हूँ, और बाकी मैं PDF प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप उनको सॉल्व करना। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका टॉपिक ऑर्डर एंड डिग्री। मैंने कुछ एग्जाम्पल मेंशन किए हैं, 5 एग्जाम्पल, जिसमें आपको चेक क्या करना है लीनियर या नॉन लीनियर। डेफिनेशन आपको पता है, उससे आप देखना कि कौन सा लीनियर है कौन सा नॉन लीनियर है। तो फर्स्ट में यहाँ लिखा हुआ है dy/dx प्लस xy इक्वल टू साइन एक्स। सेकेंड है k d2y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और फिर इसकी भी होल पावर 3। फिर थर्ड है d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू म्यू y। फोर्थ एग्जाम्पल है y माइनस के एक्स dy/dx का होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। एंड द फिफ्थ है x dy/dx प्लस y dy/dx माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है ना। 5 में आप चेक करना। फिर हम देखते हैं ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो डेफिनेशन मेंशन कर रखी है मैंने, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही हमारी क्या होगा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो सिंपल है। डिग्री क्या होगा, डिग्री में एक चीज़ अलग से याद रखनी पड़ती है, डेफिनेशन तो सेम है, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन एज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। बट डिग्री चेक करने के लिए आपको ये काम करना पड़ता है कि आफ्टर मेकिंग द इक्वेशन रैशनल एंड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव की आपको डिग्री चेक करनी है तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, इसको जो रेडिकल्स होंगे उससे फ्री करना होगा डेरिवेटिव्स के टर्म्स में, एंड उसको रैशनल में कन्वर्ट करना होगा इक्वेशन को। कैसे, जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं। यहाँ 3 एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं। पहला एग्जांपल में आपको बोला गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है। अब ऑर्डर और डिग्री के लिए आप देखेंगे कि ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे पावर कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। तो अगर पावर 1/2, 1/3, 3/2 इस टाइप की पावर्स आती हैं तो इनको आप पहले कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करने के लिए से हमें क्या करना होगा कि हमें इसको स्क्वायर करना होगा। जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये पावर्स कन्वर्ट हो जाएगी इस फॉर्म में। ये नाउ इट इज़ अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे जो कि ये है, इसका ऑर्डर और डिग्री। तो इसका ऑर्डर कितना है, ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो इसका अपन ऑर्डर तो बोल देंगे कितना हो जाएगा 2। अब इस डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है, इट इज़ ऑल्सो 2। सो डिग्री भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2, तो इसकी ऑर्डर और डिग्री 2 हो जाएगा। अब ये जो एग्जांपल है इसमें क्या चेंज हो रहा है कि इसमें यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन का साइन आता है तो उस केस में फिर आपको इंटीग्रेशन को हटाना होता है, और ये साइन हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। कि जैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएट करने पे ये साइन तो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और इन सब का क्या एक एक ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो जैसे हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये तो बन जाएगा d3y/dx³। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 d2y/dx²। जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन रिमूव होगा, ये केवल क्या बनेगा y, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन 3x²। अब आप ऑर्डर और डिग्री देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रेशनल पावर्स नहीं है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका ऑर्डर तो आपको दिख ही रहा है, ऑर्डर कितना है 3 और डिग्री कितनी है 1। क्लियर। फिर थर्ड एग्जांपल है, इसमें बोला गया कि x dy/dx प्लस 3/dy/dx इक्वल टू y²। अब ये जो डेरिवेटिव है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो अपॉन में नहीं होते हैं। सो ऐसे केस में भी आपको क्या करना होगा कि इसको सिंप्लीफाई करना होगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे तो क्या बनेगा x dy/dx का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस 3 एज इट इज़, और ये तो मल्टीप्लाई होगा y² dy/dx। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई।
अब इसके बाद आप देखेंगे इसका ये जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है वो 1 डिग्री का है, तो ऑर्डर तो कितना हो जाएगा 1, बट उसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें चेक करना होता है ऑर्डर और डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब आप चाहें तो ये जो मैं एग्जांपल लिखे हुए हैं इनमें आप लीनियर और नॉन लीनियर भी चेक कर सकते हो कि इन 3 एग्जांपल में से कौन सी लीनियर है कौन सी नॉन लीनियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन गिवन है, सो जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो उसमें करना कुछ नहीं होता, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो आपको जनरल सॉल्यूशन गिवन होगा उसमें आप देख लीजिए कि कांस्टेंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी डिग्री की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है हमेशा, नंबर 1। तो जब भी जनरल इक्वेशन हो तो जनरल इक्वेशन में नंबर 1 चीज़ आप देखेंगे कितने कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे 2 कांस्टेंट है ए एंड बी, ठीक है ना। सो दैट मीन इस जनरल सॉल्यूशन का हमें 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, ठीक। अब 2 डिग्री की मिलेगी तो आपको इस जनरल सॉल्यूशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो आप उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास 3 इक्वेशंस हो जाएंगी, एक तो जो जनरल सॉल्यूशन में गिवन है वो, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो मिलेंगी वो। अब इन तीनों इक्वेशन से आपको ए और बी को एलिमिनेट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा होगा नाउ एलिमिनेट ए एंड बी फ्रॉम दीज 3 इक्वेशंस। कैसे करेंगे, उसके लिए भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर केवल ए इन्वॉल्व है, तो आप इस इक्वेशन से ए की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब ये ए की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जिससे आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो ए और बी दोनों वैल्यूज़ हैं आप जनरल इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर। फिर नेक्स्ट नंबर 2 एग्जांपल है, इसमें भी आपको जनरल सॉल्यूशन गिवन है और बोला गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो आप वैसे ही बता सकते हैं क्वेश्चन देख के कि यहाँ पे जैसे कितने कांस्टेंट इन्वॉल्व है, केवल एक। तो दैट में हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी हमें वो 1 ऑर्डर की मिलेगी, ठीक है ना। उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है बट उसका ऑर्डर क्या होगा, शुड बी 1, क्योंकि यहाँ पे उस एक ही कांस्टेंट इन्वॉल्व है। तो अगर 1 ऑर्डर का मिलेगा तो आप उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, नंबर 1। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो कांस्टेंट होगी उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब जो कांस्टेंट मिलेगा उसको वापस आप गिवन जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन जितना कर सकते हैं आप उतना कर लीजिए। वैसे हमारा आंसर तो यहीं मिल गया, बट इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से y आप कॉमन लेंगे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। अब नंबर 3 एग्जाम्पल में भी आपको गिवन है y = mx + c। ये एक लाइन की इक्वेशन है, बोला गया है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करें। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप कि कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट है, तो m और c 2 कांस्टेंट है, तो दैट में 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना होगा। पर जैसे आप यहाँ दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये किस में ऑटोमेटिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई अननोन इन्वॉल्व नहीं है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। d/dx² = 0, ये हमारी लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपको ये मिलेगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक। फिर नंबर 4 है y = ax + b/x। ये जनरल सॉल्यूशन है, इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो अगेन 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार करेंगे ये मिलेगा, दूसरी बार करेंगे ये मिलेगा। अब इसमें एक कांस्टेंट है तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लीजिए। अभी जो b की वैल्यू आई वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, इससे a की वैल्यू निकल जाएगी। अभी जो a एंड b है दोनों यहाँ पुट कर दीजिए। कैलकुलेट आपको करना है, करके देखना, आपको आंसर ये मिल जाना चाहिए, x² y', दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस x y' माइनस y = 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें फाइंड करनी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ जनरल सॉल्यूशन इज़ गिवन। तो एक छोटा सा टॉपिक ये था। अब हम देखते हैं इसका दूसरा टॉपिक। सो यहाँ से अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि हम अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने हो तो उसके लिए कई सारे यहाँ पर मेथड्स हैं। उसमें से नंबर 1 मेथड है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। मीन्स कि अगर इक्वेशन आपको गिवन है और उस इक्वेशन में आप वेरिएबल्स को सेपरेट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, तो फिर उस मेथड को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा उसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर रखे हैं। एग्जांपल 1 है कि 1 + x² dy = 1 + y² dx। ये इक्वेशन है, आपसे बोला जाए कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। तो यदि आप इसको देखेंगे कि क्या हम x को एंड y को सेपरेट कर सकते हैं क्या, यदि हाँ तो फिर आप उसको सेपरेट करके सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ
इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को तो आप इधर डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर डिवाइड कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो दैट मीन्स अब आप इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लीजिए। अब इंटीग्रेशन से यहाँ पे आपको सबके याद होने चाहिए अच्छे से, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स वाई का, ये बनेगा tan इनवर्स एक्स का, इसको इधर लाएंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाना होगा, इट इज़ tan इनवर्स एक्स। अब या तो ये आंसर इसी फॉर्म में गिवन होगा या फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया होगा कि इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल टू सी। अब यहाँ पे या तो ये आंसर है या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रखा होगा, तो डिपेंड करता है कि इसके बाद आंसर किस फॉर्म में है, उसके अकॉर्डिंग हमें और आगे सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें भी ये बोला गया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो यस, यहाँ पे y e की पावर y है और यहाँ पे e की पावर y प्लस 1 है, तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसको इधर डिवाइड कर सकते हैं, और जो साइन x है हम इसको इधर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन है अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो गए, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड। ये बनेगा cot x, यहाँ पर बनेगा e की पावर y अपॉन 1 प्लस e की पावर y, 1 प्लस e की पावर y को t मानेंगे तो ये क्या बन रहा है dt, तो dt अपॉन t मीन्स log t। कोड का इंटीग्रेशन पता है इसे log sin x। अब यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log a प्लस log b, log a b और ये log c, तो ये log से log कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ जाएगा sin x इंटू 1 प्लस e की पावर y इक्वल टू c। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब ये तो एक टाइप की क्वेश्चन, ये जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है ये है तो इसी मेथड का, पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। कैसा है कि जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि आप इसका सॉल्यूशन बताएं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हम इसके वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर में लिखा हुआ है। जैसे कि हमने यहाँ पर 2x प्लस वाई प्लस 1 इस पूरे को कुछ मान लिया v मानेंगे, फिर उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने dy बाई dx फाइंड किया। अब dy बाई dx की वैल्यू यहाँ पुट कर दी इस फॉर्म में, तो जैसे पुट किया तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी अब इस फॉर्म में। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आए हम, तो यहाँ हमने देखा कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। किस तरीके से हो रहे हैं, ये यहाँ पे y नहीं होगा, ये dv होगा, dv बाई dx, क्योंकि हमने dy बाई dx को कन्वर्ट किया dv बाई dx में, तो यहाँ पे भी ये होगा dv अपन v स्क्वायर प्लस 4। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो हमने v कंसिडर किया था वो v आप यहाँ पुट कर देंगे, तो आपको फाइनल रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा जो भी पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन में भी वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगता है, पर थोड़ी सी 1-2 स्टेप ज़्यादा होती है इस टाइप की क्वेश्चन या इस टाइप की इक्वेशन की वजह से। क्लियर? ठीक, अब इसका एक नेक्स्ट मेथड देखते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारी सेकंड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें एक टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इक्वेशन आपको दे देंगे और आपको बोला जाएगा फाइंड द IF। IF में इंटीग्रेशन फैक्टर के बोला जाएगा, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का IF फाइंड करके बताएं। फिर 4 ऑप्शन दे देंगे ABCD। अब कैसे फाइंड करते हैं IF या कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो देख लेते हैं। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, dy बाई dx प्लस px इंटू वाई इक्वल टू qx। देखिए ना, dy बाई dx होगा, अगर dy बाई dx है तो y से मल्टीप्लाई हो रहा कोई x का फंक्शन एंड इट इज़ इक्वल टू अगेन अ फंक्शन ऑफ x। या फिर इसकी अनदर फॉर्म होगी कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो dx बाई dy के फॉर्म में होगा। अगर dx बाई dy है तो फिर यहाँ पे इसकी फॉर्म बनेगी, यहाँ x मल्टीप्लाई होगा किसी y के फंक्शन से और फिर राइट हैंड साइड में भी क्या होगा y का फंक्शन। तो ये फॉर्म होती है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx। यहाँ से आपको p फाइंड करना होगा जो भी p है, और उसको फिर e की पावर में लिख के इंटीग्रेट करना होगा x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि p x का फंक्शन है। अगर ये फॉर्म है तो यहाँ पर p क्या है, y का फंक्शन है, तो IF बनेगा e की पावर इंटीग्रेशन p dy। ठीक, कि फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इसको ये जो y है यानी y को मल्टीप्लाई करना होगा IF से, देन इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये जो q फंक्शन है इसको मल्टीप्लाई करना होगा IF से, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ऐसे ही सेकंड फॉर्म है कि यदि ये वाली फॉर्म है हमारी, तो इसका हमें अगर जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो जो x होगा यहाँ पे दैट में x को मल्टीप्लाई करना IF से,
और फिर जो q है जो कि y का फंक्शन है, इस q को if से मल्टीप्लाई करके y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों को और प्लस c कर दीजिए। तो जनरल सॉल्यूशन पूछने के आपके काफ़ी कम चांस है, 1% चांस है कि जनरल सॉल्यूशन पूछा जाए और 99% चांस है IF पूछने के, कि हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं हम कैसे फाइंड करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। नंबर 1 है, ये क्वेश्चन आपको दे दी और आपको बोला जाएगा कि इसका IF फाइंड कीजिए। मैंने यहाँ पे IF के साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी फाइंड कर दिया। ठीक, तो अब IF के लिए क्या करना होगा कि पहले आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्म क्या थी वो, dy/dx प्लस फिर यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पे ये बनेगा y इंटू px, तो ये पूरा px है इक्वल टू qx, ये पूरा q है। तो कंपेयर करेंगे p एंड q। तो अब IF के लिए आप क्या करेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो p क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो p dx की फॉर्म में लिख देंगे। अब जैसे सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं वैसा करना है, बट वो सारा काम e की पावर में चलेगा। तो 2x dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए इसको t मानेंगे, तो ये बन जाएगा dt, तो ये बनेगा dt अपॉन t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, बट e की पावर में और t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ पर कंडीशन होती है कि जब e की पावर में log होता है तो log और ये आपस में हट जाते हैं और ये आंसर आ जाएगा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि e की पावर सपोज 2 लिखा हुआ है, 2 log x, तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। तो पहले आप यहाँ पे इसको पावर में लगाएंगे, जो log की प्रॉपर्टी होती है वैसे log आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो भी कॉन्स्टेंट है उसको पहले यहाँ पे पावर में लगा दीजिए और फिर e एंड log अगर दोनों आपस में इस तरीके से लिखे हैं तो आप उसको e और log को हटा दीजिए और इसका आंसर बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ये इसका मीनिंग है। ठीक, क्लियर। तो हमेशा आपको इसी फॉर्म में मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे। उसके लिए आपको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद e एंड log साथ में लिखे हैं तो वो दोनों हटा दीजिए और फाइनल जो भी x का फंक्शन है या y का फंक्शन है उसको लिख दीजिए, वही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। सो हियर आंसर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी का यदि जनरल सॉल्यूशन पूछा जाए तो जनरल सॉल्यूशन का जो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें पुट कर दीजिए y इंटू IF क्या मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू q क्या था हमारा यहाँ पे, ये रहा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे IF से और इंटीग्रेट करके प्लस c कर देंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन में सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है ये वाली फॉर्म। अब इस फॉर्म में आपसे बोला जाए कि इस इक्वेशन का आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF फाइंड करके बताएं। अब IF के लिए आप देखेंगे कि आप इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, dy/dx में यानी फर्स्ट फॉर्म में, या फिर dx/dy में। अगर सपोज dy/dx रहने देते हैं दैट मीन इसको आप इधर डिवाइड करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा y अपॉन एक्स प्लस 2y क्यूब। अब इसके बाद आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसको अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते तो हमारी फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो फिर आपको माइंड में दूसरी फॉर्म आ जानी चाहिए कि क्या हम इसको dx/dy में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इसको dx/dy को तो इधर लेके आएँ और y को इधर डिवाइड कर देंगे। अब जैसे y को डिवाइड किया तो ये दोनों सेपरेट अलग अलग y डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो बनेगा x अपॉन वाई, ये बनेगा 2y स्क्वायर। जैसे ये x अपॉन वाई बना और यहाँ dx/dy तो आप इसको इधर लेके आ जाइए, तो ये हमारी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कोई y का फंक्शन और इंटू एक्स इट इज़ इक्वल टू अनदर y का फंक्शन जो कि बनेगा q। अब कंपेयर करेंगे आप p एंड q को, तो p तो क्या मिल गया आपको -1 अपॉन वाई और q क्या मिल गया 2y स्क्वायर। अब -1 अपॉन वाई है तो फिर से आप IF के लिए IF के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, e की पावर इंटीग्रेशन p dy, ठीक है ना, ये रहा p dy। अभी क्या था माइनस, तो 1 अपॉन वाई का क्या होगा log y। अब यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ जो भी कांस्टेंट होगा उसको इसकी पावर में लगा दीजिए और e एंड log को सेपरेट कर दीजिए। तो जब e एंड log साथ में आएंगे तो वापस में हटेंगे और यहाँ जो भी लिखा होगा वो आंसर होगा। तो पावर जब इधर जाएगी तो y की पावर -1 दैट मीन्स 1 अपॉन वाई। तो ये हमारा IF हो जाएगा यहाँ पे। फिर वन मोर क्वेश्चन है कि ये इक्वेशन आपको गिवन है, बोला गया है कि इसका IF फाइंड कीजिए। ठीक है, अब IF के लिए आप देखेंगे कि इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करें, dx/dy या dy/dx। तो अगर आप इसको इसके नीचे डिवाइड करते हैं
तो ये सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि x तो सिंगल आ रहा है और y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जब सिंगल आ रहा है तो इसका मीनिंग आपको ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा जिसमें x सिंगल है, बाकी सारे y के फंक्शन है। तो हमारे माइंड में इस तरीके से भी स्ट्राइक कर जाएगा कि हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, dx/dy या dy/dx। ठीक है ना। इस फॉर्म में y सिंगल होगा, बाकी सारे x के फंक्शन होंगे, और यहाँ पे x सिंगल होगा, बाकी सारे y के फंक्शन होंगे। तो x केवल सिंगल है, दैट मीन्स आप dx/dy में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए dy को इधर डिवाइड करेंगे, 1+y² को इधर डिवाइड करेंगे। अब इनको सेपरेट कर दीजिए, तो x वाले को इधर लेके आ जाइए, बाकी पूरा जो y का फंक्शन है उसको राइट हैंड साइड पर रहने दीजिए। नाउ दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आइए फाइंड करने के लिए ये रहा हमारा क्या पी वाई की वैल्यू, इसको आप पुट कर दीजिए। इसको सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो अभी जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसका आई एफ हो जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या थी वहाँ पे, 1/1+y²। ठीक है ना। तो आई एफ हो जाएगा e⁻dy/1+y²। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये tan इनवर्स y। तो e⁻tan इनवर्स y, तो इसको e की पावर में रहने देंगे। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है कि e और tan साथ में उतरे, ये दोनों हटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फॉर्मूला है e और log के लिए। तो यहाँ तो केवल हमारा आई एफ होगा e⁻tan इनवर्स y। ठीक। अब नेक्स्ट है हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो मैंने थ्योरी लिखी हुई है इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं हमेशा कि कब एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, जब ∂m/∂y और ∂n/∂s इक्वल होते हैं। और m और n क्या है, वो ये हैं कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, m dx + n dy। ठीक है ना। तो m भी x y का फंक्शन होगा और n भी x y का फंक्शन होगा। तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम एग्जैक्ट कब, इफ़ एंड ओनली इफ ∂m/∂y, इस m का तो करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड n का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं देन वी कैन से द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब कैसे क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जैक्ट इक्वेशन। तो जैसे आपके इस बार क्वेश्चन नेगेशन वाले ही आ रहे हैं, तो उसमें नेगेशन ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो मैंने भी उसी टाइप का क्वेश्चन एक बना के लिख दिया कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है। तो दैट मीन कोई से भी 3 इक्वेशन तो एग्जैक्ट है और एक नहीं है। अब एग्जैक्ट के लिए आपको ये पता होना चाहिए कंडीशन जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये m dx + n dy सब उस फॉर्म में है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें यहाँ पर प्लस का साइन है, और यहाँ जहाँ जहाँ माइनस है दैट मीन आपको जो n की वैल्यू है वो नेगेटिव कंसिडर करनी होगी। ठीक है ना। तो इन चारों को हमें सॉल्व करना होगा। अब इनको हमें क्या करना होगा कि m को तो करना होगा y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, और n को करना होगा x के लिए, और जो साइन है वो भी साथ में लेना है। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं ऊपर बताती हूँ, उसको थोड़ा सा बिठा देती हूँ। तो अब इसको क्या करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में, ये तो है m dx और ये है n dy। तो m को तो क्या करेंगे y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा 2x + y। फिर ये विद साइन क्या है यहाँ पे n की वैल्यू, इस n को क्या करेंगे ∂n/∂x। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन तो एडिटिव लिखना होगा, x के लिए करेंगे तो ये तो 0, यहाँ क्या बनेगा ये -2y, यहाँ का बनेगा -2x। तो आप देख सकते हो कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। जब यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो बोथ आर इक्वल। इक्वल होने का मीनिंग है कि ये ऑप्शन तो हमारा एग्जैक्ट है। हम तो क्या पूछेगा, नॉट एग्जैक्ट। फिर आप सेकंड चेक करेंगे बी, ये वापस है m को क्या करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या बनेगा sin 2x। फिर यहाँ करेंगे तो वापस हम माइनस है तो माइनस साइन लेना पड़ेगा। फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि क्या है n, तो n को करेंगे x के लिए तो 1+y² तो क्या 0, केवल इसका बनेगा यहाँ पे तो 2 cos x। अब cos का भी होगा क्या होगा -sin x, तो ये बनेगा -sin x। तो ये बन जाएगा sin 2x का फॉर्मूला। अगेन दोनों इक्वल है तो क्या बनेगी ये भी इक्वेशन एग्जैक्ट। हम तो पूछा नॉट, फिर से चेक करना होगा। नंबर 3 ये है m dx, तो m को करना होगा ∂m/∂y, तो ये तो आ जाएगा x²। फिर यहाँ माइनस का साइन है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। ये n है ∂n/∂x, इसको x के लिए करेंगे तो ये कितना बनेगा 3x²।
तो आप देख सकते हो कि दोनों इक्वल नहीं है, तो दैट मीन ये हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा कि दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ एग्जाम में तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ अपन चेक करते हैं। अभी तो मैंने तीनों इक्वेशन लिखी थी mdx + ndy के फॉर्म में। ये ऐसी इक्वेशन है जो उस फॉर्म में नहीं है, तो बट हम उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि dy/dx है, तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा यहाँ पे hx + by + f × dy, और फिर प्लस का साइन है तो प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए ax + hy + g × dx = 0। बट हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म किस में होती है? mdx + ndy। तो ये हमारा m है, mdx और प्लस ndy, और ये dy है यानी n। अब m को किसके रेस्पेक्ट में करना है? y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ तो आ जाएगा h। यहाँ पे n को x के लिए, ये भी h, दोनों इक्वल है, सो दैट मीन दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो अगर ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आपको dy/dx की फॉर्म में गिवन है और एग्जैक्टनेस आपसे पूछा जाता है, तो आप उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आगे इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे ही देख लीजिए कि हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन ये तो m की वैल्यू है। अब इसको आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, ∂m/∂y, और ये dx से मल्टीप्लाई होगा, यानी इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस होती हैं उनको हम एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब? जब हम उनको उनके IF से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें से जो मैंने मेंशन कर रखा है यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएंगे आपके नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन का IF पूछने में, तो फिर IF ये दोनों ही पूछे जाते हैं हमेशा। बस आपको थोड़ा सा उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि दोनों में से कौन सी फॉर्म बनती है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है कि फाइंड IF ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, कि अगर mdx + ndy टाइप की इक्वेशन आपको गिवन है और उसका यदि आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया, तो फिर ये दोनों फॉर्म आपको चेक करनी होंगी। अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद डिवाइड करना है, तो कैसे पता लगेगा किससे डिवाइड करना है? जैसे m हमने यहाँ पहले लिखा है, तो दैट मीन्स हमें n से डिवाइड करना होगा। अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, इट इज़ कम्प्लीटली फंक्शन ऑफ x, ये x का ही फंक्शन मिल जाता है, देन IF बिकम e⁻∫f(x) dx। अब फिर से आपने ∂m/∂y ∂n/∂x निकाले। अगर ये वैल्यू x का फंक्शन नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? इनको रिवर्स करेंगे, ∂n/∂x में से ∂m/∂y को माइनस करेंगे। अब अगर पहले आपने यहाँ पे n को लिखा है, तो आप m से डिवाइड करेंगे इस पूरी क्वांटिटी को। अब m से डिवाइड करने पर यदि पूरा का पूरा y का फंक्शन आपको मिल जाता है, केवल इसमें y आएगा, x कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर IF बनेगा e⁻∫gy/dy। ये इस तरीके से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। कैसे अप्लाई करना वो एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपको इक्वेशन गिवन है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड IF, कि आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके बताएं। तो mdx + ndy की फॉर्म में, तो m कंपेयर कर लेंगे, n कंपेयर कर लेंगे। मैंने यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया है, आप भी ऐसे ही करें वहाँ पर, कि यहाँ से m देखा, m का क्या करना है? ∂m/∂y, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4xy³। फिर ∂n/∂x, ये n है, x के रेस्पेक्ट में n, इसमें x तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 0। अब आपको ये देखना है कि क्या इसमें से इसको माइनस करना है या इसमें से इसको करना है। वो चेक करने के लिए आप देखेंगे तो क्लियरली देख रहे हैं कि जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा? 4xy³। ठीक, अब जो 4xy³ को आप 2y³ से डिवाइड करेंगे, यानी n से डिवाइड करेंगे, तो ये कम्प्लीटली क्या बन रहा है? हमारा x का फंक्शन। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना होता है कि हमें किस में से किसको माइनस करें कि वो x या y के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए m और n से डिवाइड करने के बाद। ये IF निकल जाएगा e⁻x²। अब एक और एग्जांपल करते हैं हम, जिससे वो थोड़ा क्लियर होगा ये। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा यहाँ पे, ये भी mdx + ndy की फॉर्म में गिवन है और आपको बोला जाएगा कि आइए फाइंड करके बताएं। अगर इस फॉर्म में है तो आप ∂m/∂y और ∂n/∂x फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? 3x² + 1। यहाँ करेंगे x के लिए, तो x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा? 2 तो बाहर है ही सही, ये बनेगा 2xy², यहाँ पे +1 और ये 0। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर भी xy² आ रहा है, यहाँ पर भी xy² आ रहा है, बट यहाँ कितना आ रहा है? 4, यहाँ 3,
सो वैसे माइंड में आ जाएगा कि हम डेल एन को डेल एम में से माइनस करेंगे, माइनस करने पे ये फैक्टर मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इस टाइप का फैक्टर यहाँ एम और एन में किस में है, तो ऑब्वियसली यहाँ तो 3 टर्म्स हैं, यहाँ 2 टर्म्स हैं, इसमें से जब y कॉमन लेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 यानी इसमें प्रेजेंट है, तो हम इसको m से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब m से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे वही जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में लिखा हुआ है कि डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। एन है तो m से डिवाइड करते हैं और m होता है तो m से डिवाइड करते हैं, ये हमें पता है। ठीक, तो इस फॉर्म को जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/y विच इज़ कम्प्लीटली फंक्शन ऑफ y। सो आवर आई एफ इज ई की पावर इंटीग्रेशन 1/y dy। जो भी यहाँ फंक्शन मिलता है उसको इंटीग्रेट करते हैं, ये बनेगा log y। अब e एंड log एक साथ है तो ये दोनों आपस में हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन होगा वो लिखा जाएगा जो कि y है। तो ये हमारा आंसर होगा कि आई एफ इज़ y। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, इसमें है लाग्रांज इक्वेशन। लाग्रांज इक्वेशन किस फॉर्म की होती है वो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी। हो सकता है क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाग्रांज इक्वेशन, फिर 4 ऑप्शन आपको दे दें। तो ये हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एक्स जी पी मीन्स एक p का फंक्शन होगा जो कि x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक अनदर p का फंक्शन होगा जो ऐसे लिखा होगा फंक्शन ऑफ p। ठीक, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लाग्रांज इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे लाग्रांज इक्वेशन। अब यहाँ पे स्पेशल केस है कि यदि हम इस GP को केवल P से रिप्लेस कर देते हैं देन द इक्वेशन कन्वर्ट इन दिस फॉर्म, तो हमारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और इसको हमने एक एक्सप्रेशन नाम दिया है क्लेरियट इक्वेशन। क्लेरियट इक्वेशन क्या होती है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल टू पी एक्स एंड एनी फंक्शन ऑफ p। और अगर यहाँ पर p की जगह पे भी कोई p का फंक्शन अगर प्रेजेंट है तो फिर ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, लाग्रांज इक्वेशन में। p का कोई भी फंक्शन हो जाए, जैसे 1 + p² आ जाए, √1 + p², एनी फंक्शन एक्सेप्ट p। अगर कोई भी p का फंक्शन है देन द इक्वेशन कन्वर्ट इन लाग्रांज इक्वेशन। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो सॉल्यूशन केवल हम क्लेरियट इक्वेशन का फाइंड कर सकते हैं, लाग्रांज इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। कि अगर इक्वेशन में यानी जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसमें y और px तो होगा ही होगा हमेशा, ये तो फिक्स है कि y और px तो प्रेजेंट होंगे, बस चेंज होगा फंक्शन ऑफ p, सब क्वेश्चन में अलग अलग। तो अगर आपको y और px नज़र आ जाए तो दैट मीन्स ये हमारी क्लेरियट इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है और हो सकती है। तो इसको सॉल्यूशन के लिए क्या करना है हमें, यहाँ मैंने लिखा हुआ है रेड लाइन में कि फॉर सॉल्यूशन रिप्लेस p टू c, यानी बस कुछ नहीं करना होता है। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में p को c से रिप्लेस कर दीजिए, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल तो देखते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन तो ये होगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये गिवन होगी और ऑप्शन इस फॉर्म में होंगे। तो ऑप्शन अगर आपको ये फॉर्म में मिल जाए y इक्वल टू cx की फॉर्म में, तो इसको देख के पता लग जाएगा आपको कि हाँ ये हमारी क्लियरेट इक्वेशन है। ये क्लियरेट इक्वेशन में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि y माइनस पी एक्स है और यहाँ पे ये p का फंक्शन है, तो जब हम इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी फॉर्म बन गई y माइनस पी एक्स इक्वल टू दिस। अब पी एक्स को भी इधर लेके आ जाएंगे तो कम्प्लीटली क्लियरेट इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। y इक्वल टू पी एक्स प्लस एनी फंक्शन ऑफ p का कोई भी फंक्शन। अब जैसे बन गया तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो बस कुछ नहीं करना, p को हम रिप्लेस कर देंगे c से रिप्लेस करने के बाद आप देख लीजिए किस ऑप्शन में ये है, टेगल ए ऑप्शन में, तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे बट वो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिनमें थोड़ा सा लॉजिक लग रहा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे मैक्सिमम एग्जाम में। तो हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं अभी इस पर बेस पहले। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इसमें गिवन है यही p इक्वल टू 10 और अंदर है पी एक्स माइनस वाई। इसका भी हमें बोला गया सॉल्यूशन फाइंड करें और 4 ऑप्शन गिवन है। तो अगेन आप देखें कि यदि यहाँ पे y और पी एक्स प्रेजेंट है तो दैट मीन्स ये क्लियरेट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। उसके लिए क्लियरेट फॉर्म के लिए आपको 10 को हटाना होगा, तो 10 को आप इधर लेके आएंगे, 10 इनवर्स p, और ये बन जाएगा पी एक्स माइनस वाई। अब फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू पी एक्स, तो y को इधर लेके आएंगे, 10 को इधर लेके आएंगे, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो गई y इक्वल टू पी एक्स माइनस के फंक्शन ऑफ p। अगर ये क्लियरेट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं करना होता, p को बस रिप्लेस कर देना होता है c से, तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। अब ये किस ऑप्शन में आपको गिवन है, ये हमारे ए ऑप्शन में, तो ये हमारा सही आंसर होगा।
फिर इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू पी एक्स प्लस log p। तो ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें तो हमें कुछ चेंज नहीं करना, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारी क्लियरेट फॉर्म है। तो अगर पता लग जाता है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, p को c से रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे सी एक्स प्लस log c, ये हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ भी सोल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब एक छोटा सा टॉपिक है LILD सॉल्यूशन। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि आपको कुछ सॉल्यूशन गिवन होंगे ऑलरेडी, कि सपोज y1 y2 y3 आर एनी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है, कि सपोज आपको गिवन है dy/dx, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है 1, तो इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फिर अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हायर ऑर्डर है वो कितना है 2, तो दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे, सपोज लेट इट बी y1 y2। और यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किए 3, दैट मीन्स एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर कितना है 3। ठीक है ना। तो एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सपोज आपको गिवन है कि y1 y2 y3 एंड y4 आर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो उस केस में आप देख लीजिए कि कितने सॉल्यूशन गिवन है उतना ही उसका ऑर्डर होगा, तो फिर वहाँ आंसर हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ 4। ठीक, अब वो जो सॉल्यूशंस होंगे वो LI होंगे या LD होंगे, वो हम कैसे पता करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का LI LD पता करने का एक मेथड होता है, उसे बोलते हैं व्रॉन्स्कियन मेथड। ठीक है ना। अब ये मेथड होता क्या है, कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो सॉल्यूशंस हैं इनका व्रॉन्स्कियन चेक करते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन से द सॉल्यूशन आर LI, एंड if Wronskian of solution is 0 then we can say the solutions are LD। आप कैसे फाइंड करते हैं Wronskian, तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना होता, डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी होती है कि ये आपको जो भी सॉल्यूशन गिवन होते हैं उनकी डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी होती है। अब जैसे सपोज यहाँ पर 3 आपको गिवन है, तो इन तीनों को आप फर्स्ट रो में पुट कर दीजिए। अब सेकेंड रो बनाने के लिए आप इनको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब थर्ड रो बनाने के लिए वापस से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक, अब अगर सपोज यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस है तो आपको चौथी रो भी लिखनी होगी। अब चौथी रो लिखने के लिए आप क्या करेंगे कि वापस से इनको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जितनी यहाँ पे रिक्वायरमेंटों की रो के वैसे वैसे आप डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, और फिर उसके बाद उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके चेक करेंगे कि वो 0 आ रही है नहीं आ रही है। इफ़ नॉट इक्वल टू 0 तो याद रखना LI है, इफ़ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देन LD। बस इतना सा काम करना, कुछ नहीं करना। अब सपोज जैसे मैं यहाँ बता दूँ कि सपोज आपको गिवन है 2 सॉल्यूशन है y1 y2, और आपको चेक करके बताना है कि दी सॉल्यूशन आर LI LD, तो आप व्रॉन्स्कियन डायरेक्ट क्या करेंगे कि इसको डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे। तो पहली रो तो लिख देंगे ये जो गिवन है, सेकेंड रो बनाने के लिए इनको डिफ्रेंशिएट करके लिख देंगे y1 डैश y2 डैश। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके देखेंगे कि ये 0 आ रहा है और 0 नहीं आ रहा है। बस ये ध्यान रखना, 0 आता है तो LD होंगे, 0 नहीं आता है तो LI होंगे, बस। ठीक है ना। अब मैं कुछ एक आध क्वेश्चन करवा देती हूँ इन पे, फिर उसके बाद हम चलते हैं CFPI पे। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है व्रॉन्स्कियन के, कैसे फाइंड करते हैं, ये हमें LI LD कैसे चेक करना होता है। तो उसके लिए नंबर 1 क्वेश्चन मैंने यहाँ गिवन है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, x² आर दिस। तो ऑप्शन है कि ये सॉल्यूशन LI होंगे LD होंगे, LI LD दोनों होंगे, या नन ऑफ दीज। तो डिटर्मिनेंट के लिए पहली रो तो आप क्या लिख देंगे, यही सॉल्यूशन। अब सेकंड रो के लिए इनको डिफरेंशिएट करें, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब थर्ड रो के लिए वापस से ये जो है इनको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये आपको 3×3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट मिल गई। अब जैसे हम सिंपल सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ तो ये एलिमेंट 0 है, यानी डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिटर्मिनेंट के लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 मीन्स नॉन जीरो मीन्स LI अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी। फिर आपको वापस से यहाँ पर 2 सॉल्यूशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन के, और वो बोला गया है कि आप LI LD चेक करके बताएं ये जो सॉल्यूशंस हैं वो LI होंगे LD होंगे। अगेन आप फिर से डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे, और ये जो डिटर्मिनेंट है इसको बेसिकली हम बोलते हैं व्रॉन्स्कियन, कि हम इनका व्रॉन्स्कियन फाइंड कर रहे हैं। तो ये तो पहली रो हो जाएगी। अब सेकेंड रो के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसका 1 इसका 2x, इनको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई x का फंक्शन मिलेगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कंडीशन लग जाएगी वैसे भी कि अगर ये x का फंक्शन है तो x इक्वल टू 0 होगा, x नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ऑप्शन ऐसे भी बन सकते हैं
कि इफ़ x इक्वल टू 0 देन LI या LD, दो ऑप्शन तो ये, एंड इफ़ x नॉट इक्वल टू 0 देन LI एंड LD। तो फिर उस केस में आपको देखना होगा कि यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। अब हमारा टॉपिक चेंज करते हैं हम, इसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी PI। मैंने यहाँ पे CF के लिए नहीं लिखा है, क्वेश्चन CF PI पे होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि CF पे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जितने भी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में वो हमेशा PI के लिए पूछते हैं कि कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और आपसे बोला जाएगा कि फाइंड द PI ऑफ दिस इक्वेशन। तो PI फाइंड करने के लिए कुछ केस होते हैं, 3-4 केस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी कि कोई भी D का फंक्शन होगा, इट इज़ मल्टीप्लाई बाय Y एंड इट इज़ इक्वल टू Q। एंड इट इज़ इक्वल टू Q। तो अब PI फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस D का जो फंक्शन है इसको डिवाइड करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो जो PI होता है वो बेसिकली Q पे डिपेंड करता है। यहाँ पर Q पे अलग अलग केस अप्लाई करेंगे हम, जिसमें से नंबर 1 केस है कि इफ़ दिस Q इज़ इन दिस फॉर्म e⁻AX। तो फिर PI फाइंड करने का मेथड है कि यहाँ पे हम पुट कर देंगे e⁻AX फंक्शन ऑफ D। अब यहाँ पे D की जगह पे क्या करें, आप A पुट कर दें, ठीक है ना, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट कंडीशन अप्लाई है कि A पुट करने के बाद ये जो वैल्यू है वो 0 नहीं आनी चाहिए, तो फिर हमारा PI बन जाएगा यही। बट अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर हमें क्या करना होगा कि 0 के इक्वल आने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई D-A का फैक्टर होगा, तभी वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो उस केस में हमें ये जो फैक्टर है उसको यहाँ से अलग करना होगा, दैट में इसके फैक्टर्स करने होंगे और D-A फैक्टर को अलग करना होगा और रिमेनिंग D के फंक्शन को अलग करना होगा। तो यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज कर दिया इस फॉर्म में। सपोज़ FD के जो फैक्टर करेंगे तो D-A की तो कुछ आपको R पावर मिल रही है और बाकी जो रिमेनिंग फंक्शन है D का उसको मैंने φD नाम दे दिया। अब ये जो φD है इसमें A कहीं भी फैक्टर नहीं है, तो दैट में हम इसमें A पुट करके इसको तो अलग कर सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये 0 बना रहा है, तो 1/D-A की पावर R e⁻x को साथ में लिखा। अब यहाँ A पुट नहीं करना, यहाँ पे एक जनरल फार्मूला है कि ऐसे केस में आप क्या करें कि जो फैक्टर है वो जितनी बार यहाँ पे आ रहा है उतनी आप x की पावर लगा के R फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। जैसा हमने यहाँ पे माना कि R टाइम्स आ रहा है तो आप लिखेंगे x की पावर R अपॉन R फैक्टोरियल e⁻x। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कब, जब f ऑफ a बराबर 0 आ रहा है A पुट करने पे, और नहीं आ रहा है तो फिर तो डायरेक्ट वही आंसर होगा। तो मैं इन दोनों पे बेस एक एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, जब 0 नहीं आता है जब, और जब 0 आता है जब। ठीक, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास पहला केस के लिए। तो यहाँ पे बोला गया फाइंड PI ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो PI के लिए आपको बस यहाँ देखना है कि यहाँ फंक्शन कौन सा लिखा हुआ है, कि किस केस वाला लिखा हुआ है, कि यहाँ पे फंक्शन कौन सा लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है e⁻x, यानी हमारा केस नंबर 1 यहाँ पे अप्लाई होगा। तो PI के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा D का फंक्शन है उसको डिवाइड कर देंगे यहाँ नीचे। तो डिवाइड करने के बाद ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी, e⁻AX। तो अब आपको A चेक करना है कि A क्या होगा, x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे A की वैल्यू है 1। तो जब आप यहाँ पे A पुट करेंगे तो ऑब्वियसली ये तो क्या बना रहा है 0, ये नहीं बनाएगा, तो जो नहीं बनाएगा वो तो आप वहाँ तो पुट कर दीजिए। अब जो बना रहा है उसको आप इस फॉर्म में लिख दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ जो फैक्टर है उसकी पावर कितनी है, तो 3 है। तो जैसे कि मैंने फॉर्मूले में बताया था जितनी पावर होती है उतनी x की पावर लगा के उतने फैक्टरों से डिवाइड कर दीजिए और साथ में a⁻x लिख दीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा PI मिल जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें भी आपको बोला गया PI फाइंड करें। तो उसके लिए आप जो D का फंक्शन है उसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख दीजिए जो भी E की पावर है। ये हमारा केस नंबर 1 बन गया। अब इसमें A चेक करेंगे तो A बराबर कितना आ रहा है हमारे पास -3। तो -3 जहाँ जहाँ D है वहाँ पुट कर दीजिए। सपोज़ ये यहाँ पे पुट करने पे 0 बनता तो फिर आपको इसके फैक्टर्स करने होते हैं, और फैक्टर्स करने के बाद जो ये वाला फैक्टर होता कौन सा, D+3 वाला, क्योंकि यहीं पे माइनस पुट करने पे 0 आएगा। इस फैक्टर को तो अलग करते हैं और बाकी के फैक्टर्स को अलग करते हैं, ठीक है ना। या फिर वैसे भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन गिवन होंगे जिसमें ऑलरेडी फैक्टर्स फॉर्म में होगा,
फिर उसके बाद हमें चेक करके बस आंसर फाइंड करना होगा। और सपोज़ नहीं होता है तो उस केस के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको फैक्टर्स करने होंगे पहले, देन उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ तो हमें 0 नहीं मिलेगा, जब हम -3 पुट करेंगे तो सिंपल सॉल्व होके ये यहाँ पे 1/30 दे देगा आंसर। ठीक, तो ये तो होगा केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 में आता है कि यदि जो हमारा राइट हैंड साइड वाला फंक्शन है वो sin ax और cos ax की फॉर्म में है, तो अगर sin ax और cos ax है तो फिर pi हम ऐसे फाइंड करते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन होगा d का उसको डिवाइड करेंगे, तो वो जो फंक्शन होना चाहिए वो d² के फॉर्म में हमें चाहिए। मीन साइन और कोस के लिए हमें यहाँ पे d² चाहिए। अगर d है तो d में तो हम वहाँ पे पुट नहीं करेंगे, हम जहाँ d² होगा या d² का मल्टीपल होगा वहाँ हमें -a² पुट करना होगा। ये इसका मीनिंग है। सो दैट मीन्स रिप्लेस d² बाय -a²। एंड अगेन कंडीशन अप्लाई कि जैसे हम पुट करते हैं तो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और यदि 0 आ जाता है पुट करने पे तो फिर 0 इसी केस में आएगा जो मैंने यहाँ 2 केस लिखे हैं। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे जब हम d² की जगह पे -a² पुट करेंगे। -a² का मतलब पहले तो a का स्क्वायर करना, फिर उसके आगे माइनस लगा देना, तो -a² हो गया वो। तो 0 बना रहा है, 0 बना रहा है, तो आपको डायरेक्ट आंसर याद करना होगा कि साइन के केस में तो ये मिलेगा -x/2a cos ax, और कोस के केस में ये मिलेगा x/2a sin ax। तो इनको लर्न कर लेना डायरेक्ट। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल मेंशन कर रखा है ये वाला, इसमें बोला गया है आपसे कि इसका pi फाइंड करें। इसके लिए आप डिवाइड करेंगे। आप राइट हैंड साइड पे यदि साइन कोस है तो आपको क्या करना होगा, a की वैल्यू निकाल के जहाँ d² दिख रहा है वहाँ पुट कर दें। तो केवल a की जगह पे नज़र आ रहा है तो यहाँ पे पुट करेंगे -a²। तो a तो कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पे -a² का मतलब -4, -4d + 4, तो ये +4 से -4 कैंसिल, केवल क्या बचेगा -4d। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। तो ये बनेगा यहाँ पे -1/4d और कितना sin 2x। अब 1/d का मीनिंग हमेशा होगा इंटीग्रेशन। जैसे d का मतलब क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, वैसे 1/d का मतलब होगा इंटीग्रेशन। सो इसका मीनिंग ये है कि हमें यहाँ पे sin 2x को इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के cos 2x, और इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट को डिवाइड करना होगा। सो माइनस प्लस ये आ जाएगा 1/8 cos 2x। तो इस तरीके से हम यहाँ पे साइन कोस में फाइंड करेंगे। अब ये कुछ एक आपकी बाइनम थ्योरम थी इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। क्या थ्योरम वो देख लेते हैं। हो सकता है कि इससे शायद एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका हो, और नहीं आया है तो आपके आ सकता है डेफिनेटली। इसमें है कि एग्जिस्टेंस एंड द यूनिकनेस थ्योरम फॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ये जो इक्वेशन होगी dy/dx = फंक्शन ऑफ xy, इस टाइप की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसकी एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस हमें बतानी है कि ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, और वो कब यूनिक होगा। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, नंबर 1, लेट f(x,y) बी ए कंटिन्यूस फंक्शन इन डोमेन D। ठीक है, ये ऑफ xy प्लेन, दैट में ये फंक्शन गिवन है जो कि कंटिन्यूस है, और कहाँ पर गिवन है xy प्लेन में, तो ये तो कॉमन लैंग्वेज होगी। एंड देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट m एंड k सच दैट, कि 2 कांस्टेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे m और k सच दैट। अब ये जो 2 कंडीशंस हैं ये है इंपॉर्टेंट हमारी a और b में जो लिखी हुई हैं, कि नंबर 1 कि फंक्शन ऑफ xy, ये जो भी कंटिन्यूस फंक्शन गिवन होगा वो लेस देन होना चाहिए m से, और इस a कंडीशन का मीनिंग है फंक्शन इज़ बाउंडेड। ठीक है ना, बाउंडेड होने का मीनिंग है कि जब उसको मॉडुलस फाइंड करेंगे तो इट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अ पॉजिटिव नंबर विच इज़ लेस देन m। एंड नंबर 2 है कि यदि ये जो फंक्शन है इसमें ये जो y है, इस y को चेंज कर देते हैं अपन y1 और y2 से, तो ये मिलेगा f(x,y1) माइनस f(x,y2), सो इट इज़ लेस देन इक्वल टू k टाइम्स ऑफ mod y1 माइनस y2। और कहाँ पे फॉलो करता है उसके लिए एक रीजन डिफाइंड है, तो वो रीजन क्या लिखा हुआ है कि लेट अ रेक्टेंगल आर डिफाइंड बाय दिस। ये रेक्टेंगल की इक्वेशन लिखी हुई है मैथमेटिकली, x माइनस x नॉट इज लेस देन इक्वल टू h एंड y माइनस y नॉट लेस देन इक्वल टू k लाई इन D। यानी जो रेक्टेंगल है वो किसी डोमेन D में डिफाइंड है सच दैट, इस तरीके से है कि MH इज़ लेस देन इक्वल टू K। हमने जो 2 कांस्टेंट कंसिडर किए थे M और K,
इसको यदि हम एक स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू के। देन तो फिर उसके बाद थ्योरम बोलती है देन इन दिस रीजन x माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन y इक्वल टू वाई एक्स फॉर आई वी पी दिस। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं देन हमें इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, आईवीपी को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ऑलवेज। तो ये थ्योरम है, स्टेटमेंट याद रख लेना, कुछ एक दो बार लर्न करोगे तो इजीली याद हो जाएंगी। अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे मैंने एक मेथड लिखा हुआ है जिसे नाम दे रखा है चारपिट मेथड। तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चारपिट मेथड फार्मूला, कि इनमें से कौन सा चारपिट फार्मूला है, फिर ए बी सी डी 4 ऑप्शन। तो जो फार्मूला है उसमें क्या होता है कि एक फंक्शन लेना होता है जो कि एक्स वाई जेड पी एंड क्यू का फंक्शन होगा। स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू क्या होंगे, ये तो होगा, अगर फंक्शन है तो ये तो होगा एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और क्यू का मीनिंग होगा यहाँ पे एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पी होगा डेल एफ बाय डेल एक्स, क्यू होगा डेल एफ बाय डेल वाई। अब उसके लिए फार्मूला बनेगा डी पी अपॉन डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाय डेल जेड। इट इज़ इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ बाय डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाय डेल जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ बाय डेल पी माइनस के क्यू डेल एफ बाय डेल क्यू इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ बाय डेल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ बाय डेल क्यू। ठीक है, ओके। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।